Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is on undue influence. Now what do you mean by the term undue influence? Undue influence हम लोग को in general पता है कि contract में enter करने के लिए we need free consent. And what do you mean by free consent? Free consent का मतलब होता है जब वहाँ पे coercion ना हो, जब undue influence ना हो, जब fraud ना हो, जब मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो. अगर ये सारी चीजें एब्सेंट हैं तब हम बोलते हैं कि कंसेंट ऑफ अ पर्सन इज फ्री कंसेंट. तो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस. पहली बात आपको ये याद रखना है, इट इज सेक्शन 16 दैट डिफाइंस द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये आपके आंसर स्क्रिप्ट में ये सेक्शन मेंशन होना चाहिए. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट ये दो पार्टीज है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है. The relationship subsisting between the two parties are such that एक पार्टी dominant position में है और ये person जो dominant position में है unfair advantage ले रहा है दूसरे पार्टी का. ये person undue advantage ले रहा है इस पार्टी का. तब हम बोलते हैं कि वहां पे है undue influence. तो that means पहली बात, relation दोनों पार्टीज में ऐसा है कि वन पार्टी इज इन द डोमिनेट पोजीशन एंड दैट पार्टी इज टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टी. दिस इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 16. तो पता चला रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में, ऐसा रिलेशनशिप है वन ऑफ द पार्टी इज इन डोमिनेंट पोजीशन और वो पार्टी अनफेयर एडवांटेज ले रहा है. तब हम बोलते हैं कि उस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है. उस पार्टी का जिसके ऊपर आप डोमिनेट एक्सरसाइज कर रहे हो उस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है. राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोमिनेट? हम लोग को पता चलना चाहिए कि डोमिनेट का मतलब क्या है. जो सेक्शन 16 है ना, वो तीन चीजों के बारे में बताता है. एक बताता है कि अगर भाई रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है, अगर दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप जो है वो रियल है या फिर ऐसा है कि जो दिख रहा है कि ये पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है, ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे विजिबल है कि this party is at dominant position. For example, police officer and accused. इसमें क्या दिख रहा है आपको एज अ लेमैन? आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है? ऑब्वियसली द पुलिस ऑफिसर. तो ये एपरेंटली विजिबल है कि हु इज एट डोमिनेंट पोजीशन. जुडिशियल ऑफिसर एंड accused, who is at dominant position? Obviously the judicial officer. Income tax officer and SSE, who is SSE, ASSEE, who is a dominant position? Obviously the income tax officer is a dominant position. Employer and employee, who is at dominant position? Obviously the employer. तो आपको ऐसा दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्टी, फॉर एग्जांपल पुलिस वाला पार्टी, पुलिस ऑफिसर इज एट डोमिनेंट पोजीशन. राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिड्यूशियरी रिलेशन? फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. जहां पे कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट है वो होता है फिड्यूशियरी रिलेशन. जहां पे आपको आंख बंद करके विश्वास है कि ये पार्टी मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट. अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट इस उम्मीद से जाता है कि उसकी इंजरी या व्हाटएवर हैज हैपेंड टू द पेशेंट वो क्योर्ड हो जाए. तो अ कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग.
parent and the child also has a confidence over the parent कि parent is always there to guide you and the parent will not exercise any undue influence. पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? पेरेंट. यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? डॉक्टर. एडवोकेट एंड क्लाइंट. क्लाइंट एडवोकेट के पास जाएगा कि हाँ मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा, राइट. सो एडवोकेट इज अ डोमिनेंट पोजीशन. तो रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इज देयर. स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल ऑफ द डिवोटी. इसमें क्या होता है कि आपको पता है, आप किसी पर्सन स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि द टीचर, द स्पिरिचुअल गुरु इज गिविंग यू गुड गाइडेंस. And then again there is a relationship of confidence and trust. There is a very important case, Manu Singh versus Umadat Pandey. इसमें क्या हुआ था? प्लेंटिफ ने अपना सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के नाम कर दी थी. डिफेंडेंट कौन था? एक स्पिरिचुअल गुरु था. एंड वॉट वॉज द मोटिव? ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, इसका मोटिव क्या था? ही वॉन्टेड टू हैव मोक्ष. वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, राइट. तो इसीलिए इसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी स्पिरिचुअल गुरु को ट्रांसफर कर दी. नाउ आफ्टर फ्यू डेज ही अगेन अप्लाइज फॉर कैंसलेशन ऑफ द गिफ्ट डीड. ये जो गिफ्ट डीड उसने की थी, ये वाली गिफ्ट डीड जो की थी, he is again applying for cancellation of this gift deed. Now who is a dominant position? Here the spiritual guru. अगर spiritual guru ने प्रूव कर दिया कि उसने एक्सरसाइज नहीं की डोमिनेंस, तो प्लेंटिफ, अगर spiritual guru ने प्रूव कर दिया that he has not exercised dominance, then plaintiff cannot cancel the gift deed. Cannot cancel the gift deed. But अगर spiritual guru ने he failed to prove कि उसने एक्सरसाइज नहीं की, उसने वो failed to prove हो गया, अगर उसने नहीं साबित कर सका कि उसने कोई डोमिनेंस एक्सरसाइज नहीं की, तो obviously plaintiff can apply for cancellation. Can apply for cancellation of gift deed. राइट. तो इस केस में क्या हुआ था? स्पिरिचुअल गुरु प्रूफ नहीं कर पाया था एंड प्लेंटिफ ने फिर कैंसिल कर दिया था गिफ्ट डीड, राइट. सो दिस इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट केस. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स वेयर द रिलेशनशिप इज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. नो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे. यूजुअली अगर कोई ट्रांजैक्शन फिशी होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने पहले 1 लाख रुपीज बी से लिए थे, है ना, एट 5% इंटरेस्ट रेट. नाउ अगेन दिस ए इज आस्किंग फॉर अ लोन ऑफ रुपीज 1 crore एंड दिस पर्सन इज सेइंग यस. आपको ये ट्रांजैक्शन फिशी नहीं लग रहा? ऑलरेडी 1 लाख रुपीज लिया था एट 5% इंटरेस्ट एंड दिस पर्सन डिड नॉट रिटर्न द लोन अमाउंट and again he is asking for 1 crore rupees which B said yes, and again ये भी 1 crore rupees भी return नहीं हुआ था. Again he is asking for some 2 lakh rupees and again he is saying yes, and this time he is charging a huge interest rate. This B is charging a huge interest rate. Now the transaction appears to be fishy. ये जो unconscionable transaction है, मतलब the transaction is appearing to be fishy. In this case what happens is, जो भी dominant position में है, हमारे example में B dominant position because B loan provide कर रहा है, तो B को prove करना पड़ेगा that he is not exercising dominance. कोई डोमिनेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है बी, ये बी को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस ओनली द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज, अगर ट्रांजैक्शन कभी भी अनकॉन्शनेबल लगे, फिशी लगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डोमिनेंट पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली अगर ए ने बी के ऊपर डोमिनेंस एक्सरसाइज की, ए डोमिनेंट पोजीशन में है और ए ने डोमिनेट एक्सरसाइज की बी के ऊपर, तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा that this party A has exercised dominance. But wherever the transaction is fishy,
और unconscionable, अगर transaction fishy unconscionable है, in that case the burden of proof shifts on the dominant party. मतलब जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डोमिनेंस एक्सरसाइज नहीं की. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अनड्यू इन्फ्लुएंस तो चलो हो गया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. इसके किसके कहने पे, बी के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. बी भागा भागा कोर्ट के पास जाएगा, बी बोलेगा दैट मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट को यस बोल दिया था, but now I want to cancel the contract. The court will declare the contract to be voidable, which means that you will be put back to a normal situation as if the contract has not taken place, as if the contract has not taken place, right? So the contract is voidable. अगर आपने कोई benefits लिया है तो वो benefits को आपको restore करना पड़ेगा and court contract को set aside कर देगा. तो already have talked about burden of proof in the previous video. So I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.